आज हम मुंशी प्रेमचंद की एक बहुत ही मार्मिक कहानी बलिदान की परतों को खोलने वाले हैं। ये कहानी सिर्फ एक किसान की नहीं है, ये उस पूरे समाज, उस व्यवस्था के बारे में है जहाँ एक इंसान की इज्जत, उसका सम्मान, उसकी जमीन से जुड़ा होता है। बिल्कुल। तो हम हरखू और उसके बेटे गिरधारी की दुनिया में उतरेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि एक किसान के लिए उसकी जमीन क्या वो सिर्फ एक कमाई का जरिया है या उसकी आत्मा का ही एक हिस्सा है। और देखिए, कहानी की शुरुआत ही एक कितने दिलचस्प ऑब्जर्वेशन से होती है जो आज भी उतना ही सच है। हाँ, प्रेमचंद बताते हैं कि गांव में लोगों का नाम उनकी हैसियत के साथ कैसे बदल जाता है। मंगरू ठाकुर जब तक एक आम आदमी था वो मंगरू था। मंगरू। हाँ, और जैसे ही वो कांस्टेबल बना वो मंगल सिंह हो गया। अच्छा, और कल्लू अहीर जो पहले सिर्फ कल्लू था, मुखिया बनते ही वो कालिका दीन कहलाने लगा। क्या बात है। मतलब ये सिर्फ नाम का बदलना नहीं है। नहीं नहीं, यह सामाजिक सीढ़ी पर ऊपर चढ़ने का एक तरह से ऐलान है। बिल्कुल, आपका ओहदा ही आपकी पहचान तय कर रहा है। तो चलिए इसी सामाजिक ताने बाने में भुनी इस कहानी को और गहराई से समझते हैं। तो कहानी के केंद्र में है हरखू। एक जमाना था जब उनका बड़ा नाम हुआ करता था, घर में शक्कर बनती थी, कई हल चलते थे। लेकिन कहानी की शुरुआत में ही प्रेमचंद उस दौर की एक बहुत बड़ी आर्थिक चोट का जिक्र करते हैं, विदेशी शक्कर। हाँ, और ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये उस वक्त के भारत की सच्चाई थी। मिलों में बनी जो सस्ती विदेशी चीनी थी, उसने गुड़ और शक्कर बनाने वाले लाखों देसी कारीगरों की, किसानों की कमर तोड़ दी थी। और हरखू उसी के शिकार थे। बिल्कुल, वो उसी आर्थिक सुनामी के शिकार थे। और अब 70 की उम्र में उनके पास बचा क्या है? सिर्फ 5 बीघा जमीन और 2 बैल। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि पैसा चला गया पर स्वाभिमान नहीं गया। वही प्रेमचंद का वो विरोधाभास दिखाने का तरीका कमाल का है। वो लाइन है ना, रस्सी जल गई पर बल नहीं टूटा। वाह। पैसा चला गया लेकिन इसकी इज्जत की जो लेगेसी है वो अभी भी जिंदा है। पंचायतों में आज भी उनकी बात सुनी जाती है। तो ये उस समाज की खासियत थी जहाँ सम्मान एक बैंक बैलेंस की तरह था। सही बात है, भले ही आप कमाना बंद कर दें, कुछ समय तक आप उस पर जी सकते हैं, लेकिन सवाल वही है कि कब तक? और ये सवाल तब और भी बड़ा हो जाता है जब हरखू बीमार पड़ते हैं, और वो भी ऐसी बीमारी जिसे वो पहले ज्यादा भाव ही नहीं देते। हाँ, सोचते हैं कि हर साल की तरह है, ठीक हो जाएगा। अपने देसी नुस्खों पर भरोसा था उन्हें। दवा को तो जहर समझते थे, पर इस बार का बुखार वो जाने का नाम ही नहीं लेता। और यहीं से हमें समाज का असली चेहरा दिखना शुरू होता है। कैसे? गांव के वही नए इज्जतदार लोग मंगल सिंह और कालिका दीन हालचाल पूछने आते हैं, बड़ी हमदर्दी दिखाते हैं, कहते हैं बाबा बिना दवा के ठीक ना होंगे, कुनैन क्यों नहीं खाते? हर को बेचारे बस इतना कहते हैं तो लेते आना, और वो लोग वादा करके चले जाते हैं और फिर भूल जाते हैं। ये तो शिष्टाचार और सच्ची संवेदना के बीच का फर्क है। बिल्कुल। हाल पूछना एक सामाजिक औपचारिकता है, लेकिन दवा लाकर देना एक जिम्मेदारी है, और वो कोई नहीं उठाना चाहता। ये तो आज भी होता है। लोग कहकर निकल जाते हैं कि कुछ जरूरत हो तो बताना। खैर 5 महीने इसी तरह कष्ट में बीतते हैं और ठीक होली के दिन हरखू की मृत्यु हो जाती है। अब सारी जिम्मेदारी आती है उनके बेटे गिरधारी पर, और वो अपने पिता की मान मर्यादा रखने के लिए कर्ज में डूबे होने के बावजूद उनका क्रियाकर्म इतनी धूमधाम से करता है कि कई गांव के ब्राह्मणों को न्योता दिया जाता है। और ये भी सामाजिक दबाव का एक सटीक चित्रण है। गांव में शोक का सम्मान होता है, कोई होली नहीं मनाता। हाँ, कुछ लोग मन में कोसते जरूर हैं कि बुढ़े को आज ही मरना था, सारा मजा किरकिरा हो गया, लेकिन प्रकाश कोई कुछ नहीं कहता। लेकिन गिरधारी का ये कदम, कर्ज लेकर क्रियाकर्म करना, ये दिखाता है कि उस समाज में लोग क्या कहेंगे का डर पेट की भूख के डर से कहीं ज्यादा बड़ा था। इज्जत बचाना जिंदगी बचाने से ज्यादा जरूरी था। और ये दिखावा ये बहुत जल्दी उतर भी जाता है। एक तरफ गिरधारी अपने बाप का क्रियाकर्म कर रहा है और दूसरी तरफ गांव वालों के मन में उसकी जमीन हड़पने का क्रियाकर्म शुरू हो चुका था। सही कहा। हरखू की चिता ठंडी भी नहीं पड़ी थी कि दूसरों की नजरें उसकी जमीन पर गर्म होने लगी। और वो जमीन भी कोई ऐसी वैसी नहीं थी। 5 बीघा कुएं के पास, खाद पानी से एकदम तैयार, साल में 3-3 फसलें देने वाली जमीन थी वो। मतलब गांव की सबसे कीमती जमीनों में से एक। बिल्कुल। तो जमींदार ओंकारनाथ पर दबाव पड़ने लगता है। वही कालिका दीन जो कल तक हरखू का हाल पूछ रहा था, अब उसकी जमीन के लिए 100 रुपए नजराना देने को तैयार था। मुझे ओंकारनाथ का किरदार हमेशा बहुत दिलचस्प लगता है। वो गिरधारी के पास आता है, बड़ी हमदर्दी जताता है, कहता है खेत तुम्हारे हैं, 20 साल तुम्हारे बाप ने जोता है, उन पर तुम्हारा हक है। हाँ, सुनने में लगता है कि कितना भला आदमी है। लेकिन अगले ही पल वो 100 रुपए नजराने की शर्त रख देता है। आपको क्या लगता है, वो सच में मजबूर है या ये एक अमीर आदमी का अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ने का एक क्लासिक तरीका है? ये एक बेहतरीन सवाल है, और प्रेमचंद ने ओंकारनाथ के मुंह से जो कहलवाया है ना, वो शोषक वर्ग का एक तरह से मैनुअल है। अच्छा। वो खुद को विलन नहीं बल्कि सिस्टम का एक और बेचारा मोहरा दिखाता है। वो अपने खर्चों का रोना रोता है, कहीं ये चंदा कहीं वो चंदा, कभी तहसीलदार आ गए, कभी डिप्टी साहब का लश्कर आ गया। हाँ, सब मेरे मेहमान होते हैं। बिल्कुल। वो गिरधारी को ये यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि देखो,
मैं भी तुम्हारी तरह मजबूर हूँ। हाँ, वो तो यहाँ तक कह देता है कि हमें परमात्मा ने इसलिए बनाया है कि एक से रुपया सता कर लें और दूसरे को रो रो कर दें। यही हमारा काम है। क्या कमाल की सेल्फ पिटी है। अपनी जिम्मेदारी को भगवान की मर्जी बता रहा है वो। सही बात है, ये अपनी क्रूरता को जायज ठहराने का एक क्लासिक तरीका है। वो गिरधारी को ये एहसास करा रहा है कि मैं तुम्हें नहीं लूट रहा, ये व्यवस्था तुम्हें लूट रही है और मैं तो बस एक पोस्टमैन हूँ। और गिरधारी गिड़गिड़ाता है, बैल बछिया बेचकर 50 रुपए तक देने की बात करता है। हाँ, पर जमींदार नहीं मानता, क्योंकि उसके लिए ये सिर्फ एक सौदा है, लेकिन गिरधारी के लिए ये सौदा उसकी जिंदगी का है। और यहीं पर प्रेमचंद हमें दिखाते हैं कि किसान का अपनी जमीन से क्या रिश्ता होता है। वो खेत, वो उसके लिए सिर्फ जमीन के टुकड़े नहीं थे। लेखक लिखते हैं कि खेतों का एक एक अंगुल उसके रक्त पसीने से सिंचा हुआ था। वो अपने खेतों को नाम से बुलाता था। हाँ, कोई 2400, कोई 2200, कोई तलैया वाला। बिल्कुल। ये नाम सुनते ही उन खेतों की पूरी तस्वीर उसकी आंखों में घूम जाती थी। वो उसके लिए बेजान मिट्टी नहीं, उसके साथी थे, उसके परिवार का हिस्सा थे। ये बहुत गहरा मनोवैज्ञानिक इंसाइट है। जैसे एक मूर्तिकार अपनी मूर्ति को या एक लेखक अपनी किताब को प्यार करता है, हाँ, वैसे ही एक किसान अपनी जमीन से प्यार करता है। उसने उस बेजान मिट्टी में अपनी मेहनत से जान डाली है। उसे खो देना अपने बच्चे को खो देने जैसा है। और जब एक हफ्ते बाद गिरधारी पैसों का इंतजाम नहीं कर पाता, तो वही काले का दीन 100 रुपए देकर उन खेतों को अपना बना लेता है। उस दिन गिरधारी के घर में चूल्हा नहीं जलता। लेखक लिखते हैं, हरखू आज मरा था। मतलब पिता की मौत से भी बड़ा सदमा। हाँ, जमीन छिनने का सदमा। खेत छिन जाने के बाद तो गिरधारी जैसे एक जिंदा लाश बनकर रह जाता है। अब उसके सामने एक और पहाड़ जैसी मुश्किल आ खड़ी होती है, अपने बैलों को बेचना। तुलसी बनिया, जिसका उस पर कर्ज था, पैसे मांगने आता है। और उसी वक्त मंगल सिंह भी वहां टपक पड़ता है। ये पूरा दृश्य किसी फिल्म की तरह है। बिल्कुल। एक तरफ कर्जदार का दबाव, दूसरी तरफ एक चालाक खरीदार। गिरधारी के मन में एक भोली सी उम्मीद भी है क्या? कि अगर मंगल सिंह को बैल बेचूंगा तो गांव के गांव में ही रहेंगे। कभी कभार अपनी आंखों से देख तो लिया करूंगा। वो अपने बैलों को पराया होते हुए नहीं देखना चाहता। और मंगल सिंह उसकी इसी मजबूरी का, इसी भावना का फायदा उठाता है। उसे पता है कि गिरधारी के पास कोई और चारा नहीं है। 80 रुपए की जोड़ी के वो सिर्फ 60 रुपए लगाता है और गिरधारी को मजबूर होकर मानना पड़ता है। और इसके बाद जो होता है, वो बैलों की विदाई का दृश्य। वो तो प्रेमचंद की लेखनी का शिखर है। जब मंगल सिंह रुपए गिनकर बैलों को ले जाने लगता है तो गिरधारी उनके कंधों पर सिर रखकर ऐसे फूट फूट कर रोता है। लेखक कहते हैं जैसे कन्या मायके से विदा होते समय रोती है। ये तुलना ही सब कुछ कह देती है। ये सिर्फ जानवर को बेचना नहीं था, है ना? नहीं, ये अपने परिवार के एक सदस्य को विदा करने जैसा था। उसकी पत्नी सुभागी रो रही है, उसका छोटा बेटा गुस्से में मंगल सिंह को छड़ी से मार रहा है, वो पूरा परिवार बिखर रहा है। वो बैल सिर्फ जानवर नहीं थे। बिल्कुल नहीं, वो उसके अन्नदाता थे, वो उसकी मान मर्यादा के रक्षक थे। क्योंकि जब तक किसान के पास हल बैल हैं वो किसान है। वो उसके अच्छे दिनों के आखिरी निशान थे। उनके बिकने का मतलब था उसकी किसान वाली पहचान का पूरी तरह से मिट जाना। हाँ, जो स्वाभिमान अब तक किसी तरह बचा हुआ था वो भी उन बैलों के साथ चला गया। उस रात गिरधारी घर में कुछ नहीं खाता, गुमसुम बैठा रहता है। और अगली सुबह जब उसकी पत्नी उठती है तो गिरधारी घर पर नहीं होता। वो गायब हो जाता है। सब उसे ढूंढते हैं पर उसका कहीं पता नहीं चलता। और यहाँ कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। ये यथार्थ से निकलकर अलौकिक दुनिया में चली जाती है। हाँ, दूसरे दिन जब कालिका दीन खेतों का नया मालिक बड़े अरमानों से हल चलाने पहुंचता है तो वो देखता है कि खेत की मेड़ पर गिरधारी खड़ा है। वही कपड़े, वही पगड़ी, हाथ में वही सौंटा। हाँ, कालिका दीन को लगता है कि शायद वो छिपकर देख रहा है। उसे पुकारता है, गिरधारी यहाँ क्या करते हो, चलो तंबाकू पियो। और जैसे ही वो आगे बढ़ता है, गिरधारी पीछे हटता जाता है और पास के कुएं में कूद जाता है। ये एक बहुत ही चौंकाने वाला पल है। कालिका दीन डर के मारे हल बैल वहीं छोड़कर गांव की तरफ भागता है। पूरे गांव में ये खबर आग की तरफ फैल जाती है। अब सवाल ये उठता है कि क्या सच में गिरधारी ने आत्महत्या कर ली या ये सिर्फ कालिका दीन का वहम था? उसके अपराधी मन का डर। प्रेमचंद इसे पाठक पर छोड़ देते हैं। बिल्कुल, लेकिन गांव वालों के लिए ये वहम नहीं, हकीकत बन जाता है। गिरधारी का शरीर तो नहीं मिलता, पर उसकी आत्मा, वो उन खेतों की पहरेदार बन जाती है। हाँ, अंधेरा होते ही वो मेड़ पर आकर बैठ जाता है और कभी कभी रात में उसके रोने की आवाज भी सुनाई देती है। कहानी के अंत में इस घटना के 6 महीने बाद प्रेमचंद हमें गिरधारी के परिवार की स्थिति दिखाते हैं और यही कहानी का सबसे बड़ा व्यंग्य छिपा है। गिरधारी का बड़ा बेटा अब शहर के पास एक ईंट के भट्टे पर काम करता है।
20 रुपए महीना कमाता है। आर्थिक रूप से परिवार अब पहले से बेहतर हो गया है। घर में अब जौ की जगह गेहूं की रोटियां पकती हैं, दोनों वक्त सब्जी बनती है। हाँ, लड़का कमीज और अंग्रेजी जूते पहनता है, मतलब भौतिक जीवन सुधर गया है। लेकिन सामाजिक जीवन का क्या? यहीं पर प्रेमचंद असली चोट करते हैं। गिरधारी जब किसान था तो वो गृहस्थ था, गांव के भले आदमियों में उसकी गिनती थी, पंचायत में उसे बोलने का हक था। लेकिन अब उसका बेटा? अब उसका बेटा एक मजदूर है और गांव में मजदूर का कोई सम्मान नहीं है। ये बात मुझे सबसे ज्यादा चुभती है। उसकी माँ सुभागी अब पंचायत में नहीं बैठती। क्यों? क्योंकि अब वो एक मजदूर की माँ है। पैसा घर में ज्यादा आ रहा है लेकिन इज्जत चली गई। ये कैसा विकास है? यही इस कहानी का केंद्रीय प्रश्न है। प्रेमचंद दिखा रहे हैं कि ग्रामीण भारत में सम्मान सिर्फ पैसे से नहीं, बल्कि आपके काम की प्रकृति से, जमीन से, आपके रिश्ते से तय होता है। किसान होना एक पहचान थी, एक सम्मान था, और मजदूर होना एक गिरावट है, एक मजबूरी है। उन्होंने आर्थिक प्रगति के लिए अपनी सामाजिक पहचान की कीमत चुकाई है। और उन खेतों का क्या हुआ? वो खेत, वो अब भी खाली पड़े हैं। गिरधारी की आत्मा उनकी रखवाली करती है। जमींदार ओमकारनाथ बहुत चाहता है कि कोई उन खेतों को जोते, लेकिन गांव में किसी की हिम्मत नहीं होती। लोग उन खेतों का नाम लेने से भी डरते हैं। बिल्कुल, एक तरह से गिरधारी ने अपनी जान देकर, अपनी आत्मा का बलिदान देकर उन खेतों पर अपना हक अमर कर दिया। वो किसी को परेशान नहीं करता, बस अपने खेतों को देखकर संतोष करता है। तो आखिर में हम इस कहानी का क्या मतलब निकालें? गिरधारी का अंत एक बहुत बड़ी त्रासदी है, इसमें तो कोई शक नहीं। बिल्कुल। लेकिन क्या उसके भूत बन जाने में एक अजीब सी जीत भी छिपी है? उसने अपना शरीर खो दिया, पर अपनी जमीन को किसी और का होने से हमेशा के लिए रोक दिया। हाँ, एक नजरिए से देखें तो ये एक जीत लगती है। उसने व्यवस्था से लड़ने का एक अलौकिक तरीका खोज निकाला। लेकिन दूसरे नजरिए से देखें तो ये एक बहुत बड़ी हार है। जमीन तो बच गई, पर किसान का परिवार मजदूर बन गया। उस जमीन का क्या फायदा जब उसे जोतने वाला ही ना रहा? तो प्रेमचंद यहाँ कोई आसान जवाब नहीं दे रहे हैं। वो हमें बस उस क्रूर व्यवस्था की हकीकत दिखाकर छोड़ देते हैं, जहाँ एक किसान के पास अपनी जमीन बचाने के लिए मरने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। ये कहानी हमें आज भी सोचने पर मजबूर करती है। क्या आर्थिक प्रगति हमेशा सामाजिक सम्मान के साथ आती है, या कभी-कभी तरक्की की कीमत हमें अपनी जड़ों से, अपनी पहचान से कटकर चुकानी पड़ती है? और एक आखिरी सवाल जो शायद श्रोताओं के लिए सोचने लायक है, क्या गिरधारी का भूत सिर्फ एक डरावनी लोक कथा है, या ये उस किसान की आत्मा की आवाज है जो अपनी जमीन से कभी अलग हो ही नहीं सकती, मौत के बाद भी नहीं? ये जमीन और इंसान के उस अटूट रिश्ते का प्रतीक है जिसे कोई जमींदार, कोई व्यवस्था नहीं तोड़ सकती।